नमस्कार। नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जो उत्तर प्रदेश में तेजी से लगातार आपकी बातों को, आपकी खबरों को सामने ला रहा है। तो आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर है कि प्रयागराज से पिछले 25 घंटे से 20,000 छात्र अपनी बात को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर अपना विरोध जताते हैं, तो कभी बोतल को पीट कर अपना विरोध जता रहे हैं। और अब तो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, जिनका गृह जनपद भी प्रयागराज है, उन्होंने भी कई अहम बातों का जिक्र कर दिया है। उन्होंने समर्थन में उतर गए हैं, बल्कि कहा है कि अधिकारी हल निकालें। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। और लेकिन अखिलेश ने कहा है कि योगी बनाम छात्र का माहौल हो गया है। बात यह है कि वन डे वन शिफ्ट की बात लगातार ये छात्र कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकाले, सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। अब जरा आपको जो वहां के कुछ पोस्टर्स हैं जो वायरल हो रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं। छात्रों की मांग क्या है, क्या मांग है, ये जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, आयोग ने पीएससी की प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षा 2 दिन में होंगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। उनकी मांग है परीक्षा एक ही दिन कराई जाए और ये जो मानकीकरण की प्रक्रिया है निरस्त हो जाए। अच्छा, ये मानकीकरण क्या है, ये भी जरा समझना होगा ना। तो जो हमारे पास आई है, जो परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में खत्म हो रही हैं, उनमें मानकीकरण नहीं अपनाया जाता। जो परीक्षा अलग अलग डेट पर होती है, अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें यह अपनाया जाता है, क्योंकि हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर हो सकता है। ये बात सामने आ रही है और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब एक बार अपने संवाददाताओं से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे फायर ब्रांड प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश की हर खबर से आपको अपडेट करते हैं, अखंड राय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। आदर्श गुप्ता हरदोई से जुड़े हुए हैं, इंद्रवीर सिंह रायबरेली जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ जुड़े हुए हैं, जावेद खान पर्यटन नगरी आगरा से जुड़े हुए हैं, अवनीश अवस्थी कानपुर देहात की जानकारी देंगे और इसके साथ कानपुर में क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ आकाश पाठक हमें पीलीभीत की जानकारी देंगे। हमारे ये संवाददाता है जो आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं और आपको हर खबर डंके की चोट पर बिना डरे हुए जो हकीकत है वो आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश में एजेंडा नहीं। क्या चलता है आप लोग भी बताइए, जितने मेरे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। यहाँ आपकी खबर चलती है, चूंकि हमें आपकी फिक्र है। तो अखंड, आज की बड़ी खबर कौन सी है, पहले आप ही बताइए। जी राहुल, आपको बता दें कि आयकर विभाग बिल्डरों, अधिकारियों, नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने जा रहा है। आयकर विभाग की जो बेनामी संपत्ति यूनिट है उसने डीएम से, आवास आयुक्त से और जितने भी विकास प्राधिकरण है उनसे एक डेटा ब्यौरा मांगा है कि 2008 से लेकर 2024 के बीच में जो 1000 मीटर से अधिक की जो जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसका ब्यौरा तलब किया है। लखनऊ ही नहीं, लखनऊ, नोएडा, मेरठ, बरेली, कानपुर
और वाराणसी की सारी जमीनें लगभग विभिन्न जिले हैं इसमें शामिल हैं जिनमें ये डेटा मांगा गया है। ऐसे में एक बड़ी बात सामने आ रही है कि आयकर विभाग उन तमाम लोगों पर शिकंजा कस सकता है जिसमें जो लोग काले धन का जो उपयोग करते हैं वो जमीनों में ही करते हैं। तो आयकर विभाग की एक बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें इसके बाद अब सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बेनामी संपत्ति खरीदते हैं अपने नौकरों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पर इन लोगों के ऊपर अब शिकंजा कस सकता है आयकर विभाग। और इसीलिए 1000 वर्ग मीटर से ऊपर की जितनी भी जमीनें 2008 से लेकर 2024 के बीच में खरीदी गई हैं, इन 16 सालों के बीच का जो ब्यौरा है वो मांगा है कि उन पर कार्रवाई की जा सकती है। राहुल, आपको बता दें कि जो अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं या फिर जो उद्यमी होते हैं, वो अपने काले पैसे को खपाने के लिए जमीनों में इसका उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात एक निकल करके सामने आ रही है कि राहुल, जो लोग 2008 से पहले या पहले कहें कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने शहर की जो वीवीआईपी इलाके होते हैं उनमें जमीनें अधिग्रहित कर ली और उसके बाद ना सिर्फ उसमें प्लॉटिंग की बल्कि बड़े बड़े रिहायशी इलाकों में अपनी अपार्टमेंट्स डेवलप कर लिए। बड़ी शिकायतें मिली थी इनके खिलाफ, इसी को लेकर के आयकर आयुक्त ने ब्यौरा तलब किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जी राहुल। तो ये इंपॉर्टेंट खबर बता रहे हैं अखंड, 2008 से लेकर 24 तक का चिट्ठा खुलेगा और अधिकारी भी इसमें बहुत है और नेतागण भी जो है वो ऐसा है कि अपने नौकरों के नाम पे ले लिया, रिश्तेदारों के नाम पे ले लिया, बाद में मलाई काट रहे हैं, है ना। काला धन कमाने का एक एक उपाय ये भी है इन लोगों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास। तो अखंड ने खबर ब्रेक की है कि भैया अगर ऐसा कर रहे हैं तो रुक जाइए, थम जाइए, वरना आयकर की टीम पता नहीं सुबह 5 बजे आपके घर आ जाए, 2 इनोवा लेकर पहुंच जाए और पता चले कि भैया ये आपके पास चिट्ठा है, नब गए फिर ना। धन्यवाद अखंड इस जानकारी के लिए। जावेद खान, आगरा से क्या खबर है आज की सबसे बड़ी? तो देखिए, आपको बता दें, ताजलगी आगरा के अंदर बढ़ते पोल्यूशन से लेकर लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर जो एक्यूआई है वो गिरता जा रहा है और जो धुंध है लगातार बनी हुई है, इसको लेकर के तमाम यहाँ पर जो सांस रोगी मरीज हैं, उनका अस्थमा के मरीज हैं, उनकी बढ़त देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल के अंदर भी ऐसे लोगों की कतारें लगी हुई हैं पर्चा बनाने के लिए और जो एसएन मेडिकल कॉलेज है उन्होंने भी वहाँ पर एक अलग से वहाँ पर वार्ड तैयार कर रखा है ऐसे मरीजों के लिए। तो तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर। जी राव, धन्यवाद। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं देख रहा था, देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत गिर गया है। आज ही मैं अर्ली मॉर्निंग खबर इसको पढ़ा था और अभी देखिए हमारे संवाददाता जावेद खान ये बता रहे हैं कि पर्यटन नगरी आगरा में भी कमोबेश स्थिति यही है। लेकिन ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, प्रतापगढ़ से खबरें हर वक्त बड़ी निकल के आती है। फिर से देखिए, कानून का कोई डर नहीं है। जिस तरीके से लगातार दो पक्षों में मारपीट हो रही, मैंने आज से कुछ दिन पहले भी एक खबर बताई थी कि राजस्व के मामले में पुलिस वाले जाकर जो है विधायक के बेटे के साथ में जाकर के एक घर खाली करा लेते हैं। अब यही देखिए कल भी हुआ। कल एक राजस्व का मामला था, इससे पहले भी पुलिस जा चुकी थी, राजस्व की टीम जा चुकी थी। खूंटे को गाड़ने को लेकर के जो है विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया, तकरीबन 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। एक बच्चा इसके सिर पे लाठी पड़ी हुई है और उसके ब्लीडिंग आ गई थी। वो अभी प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज से उसे जो है प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहां पे वो एडमिट है, कंडीशन स्टेबल नहीं बताई जा रही, काफी गंभीर हाल है, आईसीयू में एडमिट है। लेकिन फिर वही सवालिया निशान खड़े होते हैं कि अगर पुलिस को ये सूचना दी गई थी आज से 1 हफ्ते पहले, फतेहपुर के सोवंसा गांव के एक इलाके का मामला है, वहां पे घटना घटित हुई है। अगर पुलिस वहां गई थी, मौके पे जांच की थी, राजस्व की टीम गई थी, जांच की थी, तो आखिर ये विवाद कल क्यों हो गया, जिसमें 5 से 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीओ रानीगंज पर उन्होंने कहा है कि उच्चतम कार्रवाई की जा रही है, अभी एप्लीकेशन नहीं प्राप्त हुआ है, प्रार्थना पत्र जैसे ही प्राप्त होगा आगे की उच्चतम कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस ने अपनी जांच की थी तो आखिर ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों लाठी डंडे चले, उसके फुटेज भी साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और राजस्व की टीम आखिर प्रतापगढ़ में अगर आप बात करें तो आधे से ज्यादा विवाद अगर देखा जाता है जहां भी होता है, सबसे ज्यादा विवाद राजस्व को लेकर के होता है। अधिकतर जो भी गोलियां चलती है या दो पक्षों में मारपीट होती है, ये इलाका ऐसा है रानीगंज का, जब भी यहाँ पे कोई भी मारपीट होता है तो केवल जमीनी विवाद। और आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, तकरीबन
13 साल मुझे पत्रकारिता करते हो गया, 13 सालों में मैंने आज तक रानीगंज में कभी नहीं देखा है। केवल जमीनी विवाद में कई 1 दर्जन लोग घायल हैं, कहीं 2 दर्जन लोग घायल हैं और दोनों पक्ष से कभी 2.5 दर्जन लोग ऐसे घायल हो जाते हैं। अब आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। फिलहाल मुकदमा अभी तक लिखा नहीं गया है और जो पीड़ित पक्ष है वो प्रयागराज है, क्योंकि वहां उनके काफी चोटें आई हैं। कुछ लोग प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में है, कुछ प्रयागराज में, लेकिन अभी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। राहुल, देखिए सही बात कह रहे हैं आप। देखिए ग्रामीण इलाकों में खासकर तो तकरीबन 80% जो मामले होते हैं और अपराध की जो वजह होती है वो राजस्व से जुड़े हुए मामले होते हैं। अगर वो समय रहते सॉल्व हो जाए, अभी भी देखिए FIR दर्ज नहीं हुई है, दोनों पक्ष के लोग हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। ये एटीट्यूड है पुलिस का, काम करने का ये तरीका है। अगर इस तरीके से काम करेगी प्रतापगढ़ पुलिस तो देखिए स्थिति तो अच्छी नहीं होगी। बहुत धन्यवाद इस देखिए जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र मिश्रा। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी बता दे राहुल, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर है राणा बेनी माधव जिला अस्पताल, और ये आए दिन किसी न किसी चर्चे में बना रहता है। अब वो एक आज की चर्चा है वो बहुत खास है। आप भी सुनेंगे तो शायद आपको भी थोड़ी हैरानी होगी। CMS प्रदीप अग्रवाल है यहाँ पे, और उनके कथनानुसार, CMS के कथनानुसार यहाँ एक कैंपस होता है, कोई भी अधिकारी का कैंपस होता है, जैसे कोई भी विभाग हो, रेलवे हो या कोई भी विभाग हो जिले का, अगर कोई अधिकारी बाहर से ट्रांसफर होकर आ रहा है तो उसको एक आवास दिया जाता है कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में अपना रह सके। लेकिन यहाँ पे जिला अस्पताल रायबरेली में जो कैंपस दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं इस समय जो उस कैंपस को शायद रिटायर हो चुके हैं, और शायद संविदा कर्मी है जो पूर्व में CMS रहे जिला अस्पताल, उन्होंने जो है अलॉट कर दिया था। अब उनको जो लीगली नोटिस दी जा रही है, नोटिस पे नोटिस गई, लेकिन आज वो एकदम जड़ जमा के अपनी बैठ चुके हैं और खाली करने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर प्राइवेट रूम लेते हैं या प्राइवेट कमरा लेते हैं, प्राइवेट घर लेते हैं रेंट पे, तो उसका रेंट और उसका वेयर उसमें ज्यादा होता है। कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है, यहाँ पे आपको रहना फ्री और आना जाना सुविधाएं, कैंपस कभी भी आइए कभी भी जाइए, खाला जी का घर है, ये सुविधाएं उनको बाहर नहीं मिलती। क्योंकि बाहर एक प्राइवेट लैंडलॉर्ड आपको टाइम के हिसाब से आपको सब चीज देता है, और उसके अनुसार यहाँ पे 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो कैंपस खाली करने का नाम नहीं ले रहे। और CMS के नोटिस, कई नोटिस जारी करने के बाद CMS प्रदीप अग्रवाल ने इसमें अच्छी पहल करी, और जो वहां पे कई बार नोटिस देने के बाद जब उन्होंने नहीं सुना तो खैर उन्होंने पुलिस अधीक्षक के यहाँ गुहार लगाई है और उनको एक एप्लीकेशन दिया है, ज्ञापन दिया है कि ये चीजें हैं, इसको आप अपने तरीके से देख करके हैंडल कर करके आप ये आवाज, जो और डॉक्टर हैं जिनको जरूरतें हैं, जो इमरजेंसी है जिनके पास, उनसे आप ये वहां पर रह सके। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसको बहुत छोटे से नहीं, हर आदमी ऐसा करता है, चाहे PWD हो चाहे ITI हो। ITI में भी यही हाल है। आज लोग बरसों से ITI रायबरेली फेमस रही है, और आज भी वहां ITI में ये हाल है कि लोग जिनके नाम अलर्ट हुआ, जो अब नौकरी में नहीं है, उन्होंने अपना घर बना लिया, और यहाँ घर बनाने के बाद आज वो लोग रेंट पे दे करके दूसरे को वहां से रेंट वसूल कर रहे हैं, और वहां पे 200-250 रुपए महीने का राहुल रेंट जाता है, गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है वो 250 बिल्कुल। बहुत ही अहम बात उठा रहे हैं आप इंद्रवीर भाई। जो सरकार की संपत्ति है, आप रिटायर हो गए फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको किराए पे उठा रहे हैं, ये तो गलत है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत अहम खबर उठाया इंद्रवीर, धन्यवाद आपका। और रायबरेली से थोड़ी दूर पर ही अमेठी है, वहां पे एक पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है, चूंकि उपचुनाव है। अब 20 तारीख को, पहले 13 तारीख को था लेकिन अब 20 तारीख को है, तो वहां पे मैं पोस्टर देख रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ है अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है, अखिलेश जी का डर है, बीजेपी का अंत निकट है, ये लिखा हुआ है। अब इसके मायने क्या, जरा वो पोस्टर सावन जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए, फ्लैश कर, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो फ्लैश कीजिए, वो दिखाइए हमारे। गुंजन सिंह, इंद्रवीर आप हैं क्या, ऑन एयर हैं क्या आप? जी, ये अमेठी से गुंजन सिंह ने पोस्टर लगाया है। अमेठी में तो चुनाव भी नहीं है, रायबरेली में तो चुनाव भी नहीं है, उपचुनाव भी नहीं है। बात ये माहौल ये है कि बहुत संक्षेप में, बहुत माहौल संक्षेप इसलिए बहुत संक्षेप बताना चाहिए। माहौल ये है कि मैं बड़ा कि तू, मैं बड़ा कि तू, क्यों? क्योंकि मैं बड़ा कि तू, और ये बहुत बड़ी
जी जी, इसमें ये जो छोटभैया नेता है वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा जीतू, क्योंकि सांसद राहुल गांधी रायबरेली से और अखिलेश यादव के अगर बात करें, मनोज पांडे आज अगर शायद सपा में होते तो वो लेवल होता, और रायबरेली एक ऐसी वीवीआईपी सीट मानी ये जाती बात है, ये है। पॉइंट राजनीति वाली यहीं बात से है, यही शुरुआत जानना चाह रायबरेली रहा था बेटी। मैं जी आपसे। इंद्रवीर, यही समझना चाह रहा था। धन्यवाद आपका। आदर्श गुप्ता मुझे कहीं कुछ लोगों के बीच दिखाई दे रहे हैं। ये कहां पे, जरा स्क्रीन पर लाइए, फुल स्क्रीन पर इनको लाइए जरा। ये कहां पर मौजूद है और क्यों मौजूद है, जरा इनसे पूछते हैं। आदर्श, कहां पर हैं आप और क्या है आज की राहुल बड़ी जी खबर? आज मैं बताना चाहूंगा कि आज बाबा खाटू श्याम जी का जन्मदिन पूरे देश भर में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज हम हरदोई के खाटू श्याम बाबा के दरबार में खड़े हैं। यहाँ पर भी हजारों लाइन लगी हुई है। दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए। हमारे साथ श्री राजेंद्र पटेल जी हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं खाटू श्याम दरबार के। हम उनसे भी बात करते हैं, जैसे वो क्या कहेंगे। सर, ये आज जो भीड़ हुई किस लिए हुई है? जैसे कि आज खाटू बाबा का जन्मदिन है, उस कारण से श्याम बाबा की हमारे मंदिर की स्थापना 27 जनवरी 2022 को हुई। ये तीसरा वर्ष चल रहा है। लोग काफी संख्या में लोगों की मन्नतें पूछते हैं, लोग मन्नत मांगने के लिए और लोगों की मन्नतें पूरी दिन भर ऐसे भीड़ आता है। सभी लोग व्यवस्था ये शाम जो ये चल रही है। हमारे साथ यहाँ के संचालक है, वो भी, उनसे भी बात करेंगे। आपको भी बताएंगे। ऐसे ही एकादशी पर यहाँ पर सभी लोग दर्शनार्थी लाइन राहुल जी, मैं बताना चाहूँगा, ये हमारे पीछे बाबा जी की मूर्ति भी देख सकते हैं। तो बाबा जी मूर्ति है, जहाँ पर श्रद्धालु भी है, श्रद्धालु देखिए दर्शन कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से जन्मदिन मना रहे हैं। मैं हरदोई से आदर्श। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, आपने बुलेटिन के बीच में प्रभु खाटू श्याम के दर्शन करा दिए। अब बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस जानकारी के लिए। अपूर्व और अवनीश और चौधरी शहनवाज और एसपी सिंह, ये इस वक्त हमारे 4 संवाददाता, इनको स्क्रीन पर लेकर आइए सभी को। आकाश पाठक भी हैं, एसपी सिंह हैं, चौधरी शहनवाज हैं और अपूर्व पाठक हैं। तो अपूर्व, अयोध्या से आज की बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, अयोध्या की सबसे अहम खबर तो इस समय उपचुनाव को कहीं ना कहीं जहाँ से डिले हुआ है और रिट दायर हुई है, उसकी आज तारीख है। पहली खबर तो ये है। अब तारीख के बाद क्या फैसला आता है कि डेट आगे बढ़ती है, ये बात की बात होगी, लेकिन पहली खबर तो यही है। और दूसरी खबर की बात करें तो खालिस्तानी जो आतंकवादी है बलवंत पंत हैं, उनके द्वारा राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है 16-17 तारीख में। ये सबसे बड़ी अहम खबर है और जिसको लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसियां अपने कमान पर हैं। अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हालांकि एटीएस पहले से ही संभाल रखी है। अयोध्या की जो राम मंदिर की सुरक्षा है वो एसएसएफ एक स्पेशल सुरक्षा सेवा बनाई गई है जो केवल राम मंदिर की सुरक्षा करती है और उसके साथ साथ अन्य स्थानों की बाकायदा चेकिंग की जाए। हालांकि इसके बीच 14 कोसी और 25 कोसी परिक्रमा भी थी अभी जल्दी में, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो जिसको लेकर अभी इतनी हताहत। हालांकि मैंने आईजी और प्रशासनिक अधिकारियों से बात करना चाहा, उनके तरफ से कोई बातें निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये साफ तौर पर कहना है कि खालिस्तानी जो आतंकवादी है उसके तरफ से 16-17 तारीख में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है और जिसको लेकर लगातार अंदर जो जांच एजेंसियां हैं लगातार जांच कर रही हैं, पूछताछ हो रहा है, हर एक निगरानी रख रही है। हालांकि बाहर कोई ऐसी हताहत नहीं है, ऐसी कोई मतलब कि इस वजह से नहीं है कोई हलचल ना हो, मुझे लगता है, क्योंकि काफी संख्या में इस समय श्रद्धालु अयोध्या में हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा स्नान भी आने वाला है और साथ में 14 कोसी 25 कोसी
परिक्रमा चल रही है, तो इसको लेकर बड़ी निगरानी से, हालांकि अंदर का कोई फुटेज चेकिंग वेकिंग का नहीं आया है, लेकिन जो सुरक्षा बलों से, जो सूत्रों से, हवालों से खबर लगी है, उसके आधार पर IBC 24 ने लगातार प्रमुखता से इस खबर को सुबह ही ब्रेक किया और चलाया भी। और तीसरी खबर की बात करेंगे राहुल, तो अब ठंडक का महीना आ गया है और राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और बालक स्वरूप में विराजमान है। तो 5 वर्ष के बालक को जो भोग राग की क्रिया थी, जो उनको सूती कपड़े पहनाए जाते थे, अब ऊनी कपड़े पहनाए जाते हैं। उनके भोग राग में भी जो है बदलाव कर दिया गया है। जो दही से स्नान कराया जाता था, अब उसका भी बदलाव, यानी कि कहे हर दिनचर्या में चेंज कर दिया है, क्योंकि प्रभु श्री राम बालक स्वरूप में विराजमान है। 5 वर्षीय बालक, तो उनको ठंड ना लगे, इसके लिए ट्रस्ट ने विशेष व्यवस्था बनाई है और एक नियमित अंतराल में दर्शन उसी प्रकार हो रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शीतकालीन समय आ रहा है, तो दर्शन की अवधि भी कम हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अपूर्व जानकारी के लिए। अवनीश अवस्थी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं और मोहम्मद इमरान भी जुड़ गए, आकाश पाठक भी दिख रहे हैं। आकाश पाठक भी शुरू से ही जुड़े हैं हमारे साथ और चौधरी शहनवाज अभी जुड़े हैं। तो पहले अवनीश अवस्थी और फिर उसके बाद आकाश पाठक को लेकर आइएगा। अवनीश अवस्थी का कानपुर से आज की बड़ी खबर कौन सी है? इस समय आपको बता दें राहुल, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कहीं ना कहीं लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरीके से कानपुर की जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर कॉलेज है IIT कानपुर, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सुब्रमण्यम जो सड़ेला हैं, उनके 30 लोगों की टीम ने एक आत्मघाती ड्रोन को बनाया है। ये आत्मघाती ड्रोन की जो खासियत है, ये खासियत ये है कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक ये जाता है, जाकर के खुद ब खुद अपने आप वो वहां पर जो चीजें उसमें फिट की जाती हैं, वो उसको चिन्हित करता है, चिन्हित करके उस जगह पर कहीं ना कहीं जो हमला है वो खुद से कर देता है। तो एक जो बड़ा एक अचीवमेंट है वो सेना के लिए कहीं ना कहीं IIT ने बनाने का प्रयास किया। और इसकी जो ऊंचाई है, कि ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है और 100 किलोमीटर दूर जा करके इसमें आत्मघाती जो हमला है वो कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो है नेविगेशन के लिए किसी भी GPS की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस तरीके से जो एक ड्रोन है, आत्मघाती ड्रोन, वो कहीं ना कहीं IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। जी राहुल। बिल्कुल, IIT कानपुर लगातार इसके पहले भी कई खोज करता रहा है, प्रयोग करता रहा। इसमें एक नई कड़ी उन्होंने ये लाई है कि 100 किलोमीटर तक आत्मघाती हमला ये कर सकता है ड्रोन के जरिए। और हमारे साथ चौधरी शहनवाज जुड़े हैं। चौधरी शहनवाज, आज की बड़ी खबर कौन सी है अमरोहा की आपकी? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा में जो है वो बुखार का जो है हाहाकार जो है वो मचा हुआ है और जिसको लेकर जो है 3 बच्चों सहित जो है 7 लोग अब तक डेंगू के वो मिले हैं। और अब तक जिले भर में जो है अलग अलग स्थानों पे अगर संख्या की जानकारी की जाए तो लगभग 47 लोग जो है अब तक डेंगू से जो है वो अब तक मिले चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू मरीजों की जो है गांव-गांव जो है वो टीम जो है घर-घर जाकर जो है वो जांच कर रही है। और जिसके बाद जो है जिले भर में लगातार जो जिले के जो अस्पताल है सुबह 8 बजे से लेकर जो है वो लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई मिलती है। जिसके बाद जो है और लगातार इस डेंगू के मरीज होने के कारण जो है ये बताया जा रहा है कि जैसे कि खांसी है, बुखार है और गले में जो दुखन है, ये लोग इस चीज से जो है वो परेशान है। हालांकि जो सुबह से ही जो है अस्पतालों के अंदर जो है वो भारी भीड़ लगनी जमा हो जाती है। जी राहुल। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका चौधरी शहनवाज। मोहम्मद इमरान, आज की बड़ी खबर। आकाश पाठक नहीं दिख रहे हैं क्या? ये शुरू से जुड़े थे, अगर हो तो इनको जोड़िए, ऑन एयर कीजिए, उसके बाद मोहम्मद इमरान को लाता हूं। आ गए? अच्छा, वाह, कैसे हैं आकाश? और आज की बड़ी खबर कौन सी है पीलीभीत की? राहुल जी प्रणाम, आपको धन्यवाद। लगातार IBC 24 की खबर का असर हो रहा है। आपको बता दें पीलीभीत के थाना घुंचाई क्षेत्र के गांव उदरा में बीजेपी विधायक की भाई की पीट कर दबंगों ने हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की गई है। जब IBC 24 की न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तत्काल प्रभाव से कुछ ही समय में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसे भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वहां पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार के बाद संख्या ने काफी विरोध भी किया था और इन लोगों को देखने भी पहुंची थी। धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका आकाश। और मोहम्मद इमरान, आपके यहाँ की बड़ी खबर कौन सी है आज की? जी राहुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बिजनौर में जो है तेज रफ्तार का कहर सुबह से ही आज देखने को मिला।
अलग अलग 3 जगह जो है हादसा हुआ है। एक हादसे में 2 लोगों की जान गई और दूसरे में जो है 1 लोग की जान गई है। तीसरे में जो है एक अभी बस पलटी है जिसमें अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जी राहुल। यानी तेज रफ्तार से यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया एसपी सिंह। क्या खबर है आज की सुल्तानपुर से? सर, विधायक राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज सुल्तानपुर जनपद हलियापुर से जो है अयोध्या की तरफ पद यात्रा इनकी निकल रही है। कई हजारों की संख्या में साधु संत और जनमानस के साथ ये कल यात्रा निकली और ये 14 तारीख को यात्रा जो है समापन होगा इसका सरजू स्नान और रामलला का दर्शन करके। अभी ये रात और यह हलियापुर में इन्होंने किया था रात विश्राम, और जगह जगह इनकी जलपान की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है और शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी ठीक है, धन्यवाद एसपी सिंह संख्या में पूरी जानकारी के लिए। क्योंकि आपको बहुत फ्रेम क्लियर नहीं आ रहा है, हमारे दर्शक नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं। बहुत धन्यवाद। आप 9 बजे 9 रिपोर्टर के लिए इस खबर को फाइल कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज एक बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 3 ही सीट पर लड़ाई है, बाकी तो सब अपने यहां खाते में एक तरफा मामला है। और वो 3 सीट कौन कौन सी है? करहल, अखिलेश यादव, कुंदरकी और सीसामऊ, जहां से इरफान विधायक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, और एक कुंदरकी की हो गई। ये भी समाजवादी पार्टी की सीट रही है परंपरागत। बाकी सीटों पर मामला एक तरफा है। अच्छा, इसमें ओम प्रकाश राजभर गुणा गणित क्या बता रहे हैं जरा समझिएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई क्यों हो गया था? क्योंकि बसपा का वोट चला गया था, शिफ्ट हो गया था सपा में, और इस बार उपचुनाव में बसपा लड़ रही है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, लोकसभा में तो बसपा लड़ रही थी, ये आपका तर्क समझ से परे है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित है, लेकिन वहां भी तो लड़ रही थी बसपा, और यहां भी लड़ रही है। तो ये तर्क समझ में जरा वो सावंत सुना सकते हैं क्या वो ओम प्रकाश राजभर जी का तर्क? जरा फिर सुनाइए, प्ले कर दीजिए आप। 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है सीसामऊ, और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। बाकी सभी 6 सीटों पर वो तरफा वोट पड़ रहा है और वहां भी चुनाव जीतेंगे, देखिएगा ना। वो तो सिर्फ वहां लड़ाई इस नाते लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं कि वह मुस्लिम वोट है, मुसलमान भी तो वोट दे रहा है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं दे रहा है। तो अब लामबंदी है कि फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि लोकसभा के चुनाव में जो बसपा का वोट सपा को चला गया था उसी से उत्साहित है। ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अब एक ये बात सामने आ गई। जितेंद्र श्रीवास्तव बस्ती जुड़ गए हैं, उनसे जान जाते हैं आज की बड़ी खबर कौन सी। जितेंद्र, बताइए। राहुल, बस्ती से अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरह से राज्य महिला आयोग ने एक पत्र लिखा है कि जो है महिलाओं से रिलेटेड जहाँ सामान भी मिल रहे हैं और दुकानें हैं या टेलर की दुकानें हैं, वहाँ पे जो है महिलाओं की तैनाती की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो पक्ष अगर बात की जाए तो बस्ती के जो दुकानदार है, कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें जिनको ये चीजें जो लगी है वो सही भी लग रही है। क्योंकि जो छोटी सी दुकान है, उन छोटी दुकानों पे अगर जो है वहाँ पे पुरुष ज्यादातर काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को रखने के लिए उनके पास बजट नहीं है, और महिलाएं अगर वहाँ पे काम करती हैं तो कहीं ना कहीं पुरुषों को इसको लेकर दिक्कतें जो होगी वो होने वाली। क्योंकि छोटी दुकानदार जो किसी तरह से अपनी रोजी जीविका चला रहे हैं, तो उन लोगों को इसका जो सामना जो परेशानी है, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अपने रोजगार को लेकर इस समय वो परेशान काफी दिख रहा है। बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए। जरा सावन, 12 बजे के 12 खबर में इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन सावन, ऐसा कीजिएगा कि आदर्श को फुल स्क्रीन पर लीजिएगा, क्योंकि खाटू श्याम मंदिर के बाहर है, और उसके बाद आप 12 बजे 12 खबर की स्ट्रिंग चला दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।